वेलकम अगेन ऑन यथार्थ आईएएस। और ज्योग्राफी में हमारा एक लेक्चर आया है अभी, उसमें मोटा मोटा हमने सिलेबस को थोड़ा समझा था, सिलेबस को डिकोड किया था और थोड़ा सा भारत की लोकेशन पर चर्चा की थी। उसी में आगे बढ़ते हुए टुडे वी आर गोइंग टू कवर दी रिमेनिंग पोर्शन। सो इंडियन ज्योग्राफी पार्ट सेकेंड ओरिएंटेशन लेक्चर। सो वी वर स्टडिंग द पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। भारत के राजनीतिक भूगोल को हम कवर कर रहे थे, तो उसी में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भारत देश को जानते हैं और उसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। और आज का लेक्चर भी काफ़ी आसान है, इसमें कई सारी चीज़ें आपको पता है, बस आपको एक वो है कि थोड़ी सी धूल झाड़नी है उसके ऊपर से। तो स्टार्ट कर रहे हैं। इंडिया में यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, तो जो लोग अभी अपडेटेड नहीं है, तो कितनी यूनियन टेरिटरी है भारत में? पहले 7 पढ़ी थी अपन ने, है ना? अभी कितनी हो गई? कुछ यूनियन टेरिटरी में चेंजेस वगैरह हुए हैं क्या? आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है उससे 2 यूनियन टेरिटरी बना दी, एक जम्मू और कश्मीर, एक लद्दाख बना दिया, यानी कि 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ गई, है ना? तो पहले तो थी 7, 2 बढ़ गई, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, 2 यहां से मिल गई। लेकिन एक काम और हुआ यूनियन टेरिटरी में। दूसरा काम क्या हुआ था कि यहां पर आपने सुना होगा दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली। दमन एंड दीव और दादरा और नागर हवेली 2 यूनियन टेरिटरी थी। एक ये थी दमन एंड दीव और ये है दादरा एंड नागर हवेली। तो इन दोनों को मिला दिया है, तो ये 2 से 1 यूनियन टेरिटरी हो गई। 2 अलग अलग थी, उससे 1 बना दिया। तो 7 + 2 - 1, क्योंकि यहां पर 2 को मिलाया तो 1 कम पड़ गई है। तो अभी यूनियन टेरिटरी कितनी हो गई? 8 हो गई। 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। कौन कौन से? तो आप जानते ही हो, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी। These are 8 यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबके नाम सुने, सबको जानते हो। चलो थोड़ा सा एक एक्सरसाइज करते हैं, कितना याद है आपको? अंडमान निकोबार की राजधानी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी से एक बार रिवाइज करो। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है, CH। दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव की कैपिटल क्या है? दमन, याद रखना, दमन। दिल्ली, दिल्ली। जम्मू कश्मीर की राजधानी, कुछ भारत में कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरी जिनकी 2 राजधानियां हैं। ऐसा क्यों है? उन स्टेट और यूटी का लोकेशन ऐसा है कि सर्दियों में उनकी जो एक राजधानी है वो सर्दियों में जम जाती है, काफी बर्फबारी होती है वहां पर, तो वहां काम नहीं हो पाता। तो समर कैपिटल है और विंटर कैपिटल है। तो जम्मू कश्मीर की गर्मियों की राजधानी और सर्दियों की राजधानी अलग अलग है। जो समर कैपिटल है गर्मियों में और विंटर कैपिटल तो जम्मू है और समर कैपिटल है श्रीनगर। श्रीनगर में काफी बर्फबारी होती है, तो गर्मियों में ये राजधानी है, सर्दियों में कैपिटल चेंज होकर जम्मू हो जाती है। लद्दाख की कैपिटल, अगेन लद्दाख भी क्या है? जम्मू कश्मीर का हिस्सा, तो वो भी ठंडा एरिया है। अगेन वहां पर भी यही समस्या है, तो यहां पर भी समर कैपिटल है और विंटर कैपिटल है। विंटर कैपिटल है कारगिल और समर है लेह। विंटर है कारगिल और समर कैपिटल है लेह लद्दाख जिसको बोलते हैं। तो लेह जो है गर्मी की राजधानी। क्यों? क्योंकि जो है सर्दियों में तो लेह जम जाएगा। जमने का मतलब क्या है? मान लो रास्ते वगैरह जो है काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत सर्दी पड़ती है, तो राजधानी शिफ्ट कर देते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती। और पौंडीचेरी की राजधानी अगेन पौंडीचेरी है। तो ये यूनियन टेरिटरी है जिनकी कैपिटल है। ऑलमोस्ट आपको सारी याद होगी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं याद है तो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लो। अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली की जो है दमन कैपिटल है दिल्ली। जम्मू कश्मीर जो है समर कैपिटल श्रीनगर, विंटर कैपिटल जम्मू। अगेन लद्दाख की जो है
समर कैपिटल लेह, विंटर कारगिल, लक्षद्वीप की कावारती, पौंडीचेरी की पौंडीचेरी। एक बेसिक आइडिया है, यूनियन टेरिटरी का लोकेशन वगैरह आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख 1 नंबर, 2 नंबर ऊपर से चल रहे हैं हम, फिर चंडीगढ़ और दिल्ली, थोड़ा नीचे आओ दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, फिर 2 आइलैंड है हमारे, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार, और ये पौंडीचेरी। दीज आर 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ये सारा हमने देख लिया है। अब जो ये यूटी है उनमें एक यूनियन टेरिटरी विशेष है, वो है पौंडीचेरी। आपने नाम सुना होगा करेकाल, यानम, माहे, है ना, और पौंडीचेरी। तो बेसिकली ये जो पौंडीचेरी है ये यूनियन टेरिटरी है, वो 3 स्टेट्स में फैली हुई है। और पहले ये फ्रेंच लोगों के अंडर में, फ्रेंच या फ्रांस के अंडर में थी। तो बेसिकली पौंडीचेरी इज ए सिंगल यूनियन टेरिटरी विच इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट्स। कौन कौन से? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरला में, 3 राज्यों में फैली हुई है। तो जानना है बेसिकली 4 एरिया थे। कौन कौन से? पुडुचेरी, करेकाल, कहां ये 2 एरिया कहां है? ये तमिलनाडु में। यानम है आंध्र प्रदेश में, और केरल में है माहे। तो ये जो 4 एरिया थे वो फ्रांसीसी लोगों के अंडर में थे, फ्रांस के अंडर में थे। तो बाद में इन चारों को मर्ज करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया, जिसका नाम रखा पौंडू, जो है पौंडीचेरी। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पश्चिम बंगाल में भी एक जगह थी जो फ्रांस के अंडर में थी, लेकिन उसको इस पौंडीचेरी में शामिल नहीं किया गया है, उसको बाद में पश्चिम बंगाल में मर्ज कर दिया गया। तो वो एक इंटरेस्टिंग बात है कि 5 एरिया थे जो फ्रांसीसी लोगों के अंडर में थे, इन 4 को मिला के पौंडीचेरी बनाया, और पश्चिम बंगाल वाला जो एरिया है वो पश्चिम बंगाल में ही मिला दिया, वेस्ट बंगाल में ही मर्ज कर दिया गया। तो याद रखें, तमिलनाडु में पौंडीचेरी और करेकाल, आंध्र प्रदेश में यानम, और केरल में माहे। ये जो है पौंडीचेरी की थोड़ी सी कहानी है, यहां पर देख भी सकते हैं। पौंडीचेरी और करेकाल तमिलनाडु, यानम इन आंध्र प्रदेश एंड माहे इन केरला। प्री में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, पता है आपको, पढ़ा हुआ भी है, लेकिन भूल जाते हैं, तो रिवीजन जरूरी है। पुडुचेरी, करेकाल, यानम और माहे, काफी सारे मैप्स दिए हैं ताकि फटाफट से एक प्रैक्टिस भी हो जाए, दिमाग में बैठ जाएगा। एरिया वगैरह दे रखे हैं, यानम जो है 30 स्क्वायर किलोमीटर, पौंडीचेरी 293, करेकाल 160 और माहे 9 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत छोटा है माहे। यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पौंडीचेरी, करेकाल, यानम और माहे, पी के माहे और यानम। पौंडीचेरी, करेकाल, यानम, माहे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। तो ये थोड़ी सी स्टोरी है कि पौंडीचेरी एंड करेकाल तमिलनाडु, और इनको मर्ज कर दिया गया फ्रेंच टेरिटरीज को, और ऑफिशियली जो है 1 जुलाई 1963 को पौंडीचेरी बनाया गया है। चंद्रनगर करके एक एरिया और था जो वेस्ट बंगाल में था, और ये भी फ्रेंच टेरिटरी थी, लेकिन इसको बाद में जो है पौंडीचेरी का पार्ट नहीं बनाया गया, इट वॉज मर्ज इनटू वेस्ट बंगाल, चंद्रनगर। तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। अब थोड़ा सा एक पोर्शन और जनरली जो है भारत के, अगर मैं राज्यों की बात करूं तो 28 स्टेट्स है, राज्यों के नाम वगैरह आप सारे जानते हो, ठीक है, तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ पोर्शन है जिसको जनरली हम भूल जाते हैं, इग्नोर कर लेते हैं। वो है स्पेशली ये आइलैंड्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आपने नाम सुना होगा 7 सिस्टर्स, 7 बहनें। तो जब मैं पढ़ता था पहली चीज मेरे दिमाग में आती थी कि 7 सिस्टर्स नाम क्यों रखा, 7 बहनें नाम क्यों रखा, किसने रखा होगा, किसके दिमाग में आया होगा, कौन कौन से स्टेट है।
तो बेसिकली सेवन सिस्टर में 7 नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट आते हैं। सिक्किम सेवन सिस्टर्स का पार्ट नहीं है, सिक्किम इज नॉट पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स, ध्यान रखना। तो कौन कौन से हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट है। राजधानी वगैरह जो है थोड़ा थोड़ा आपको याद होगी मेरे हिसाब से, तो अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा जो है एक बार पुराना जो नॉलेज है उसको रिवाइज कर लें। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम की दिसपुर, मेघालय की शिलोंग, नागालैंड कोहिमा, ठीक है। फिर मणिपुर की इम्फाल, त्रिपुरा ऐजवाल और मिजोरम की कैपिटल क्या है? सारे के सारे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट है उनकी कैपिटल आप देख सकते हैं त्रिपुरा इज अगरतला, सॉरी त्रिपुरा इज अगरतला और मिजोरम की जो है ऐजवाल है। तो आप देख सकते हैं अरुणाचल ईटानगर, असम दिसपुर, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम ऐजवाल, नागालैंड कोहिमा और त्रिपुरा इज अगरतला, ठीक है। तो एक्चुअली पता तो सबको है ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं, तो एक बार धूल उसको झाड़ लेते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट है सेवन सिस्टर्स। तो बेसिकली क्या हुआ था कि असम के एक जो है सिविल सर्वेंट थे, उनका नाम था ज्योति प्रसाद साइकिया, ज्योति प्रसाद साइकिया। तो एक बार एक रेडियो पे एक टॉक शो चल रहा था और वहां पर इन्होंने पहली बार ये वर्ड यूज किया सेवन सिस्टर्स। किसके लिए? 7 जो राज्य है, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब के लिए वर्ड यूज किया सेवन सिस्टर्स। तब से ये नाम चला। अब सेवन सिस्टर्स क्यों कहा जाता है इनको? बेसिकली एक ऐसा एरिया है जो आप ये बोले कल्चरली या फिर ज्योग्राफिकली या इकोनॉमिकली, ये सारे पैमानों पर एक दूसरे से सिमिलर है, इसलिए 7 बहनें या सेवन सिस्टर्स नाम दिया है। अगर मैप में भी आप देखोगे तो ये पोर्शन जो है भारत से अलग ही है। अलग का मतलब ज्योग्राफिकली अलग। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, भारत का ही हिस्सा है, लेकिन ज्योग्राफिकली थोड़ा सा अलग है। ज्योग्राफी वजह से हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर अगर मैं भारत को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट करूं तो मेरे पास इधर जाने का रास्ता सिर्फ इतना सा, ये संकड़ा रास्ता है, ये वाला कितना 20-21 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है ये। मुझे अगर इधर जाना है तो मेरे पास एक ही रास्ता है, क्यों? यहाँ बांग्लादेश आ गया है ना, इधर आ गया नेपाल, ये देखो ये नेपाल आ गया ऊपर, ये बांग्लादेश आ गया, ये भूटान आ गया। मुझे इधर इस सकड़े से रास्ते से जाना है यूं, फिर मैं इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रवेश करूंगा। इसके मायने क्या है? इस चीज के मायने ये है, आपने सुना होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है डेवलपमेंट कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना अदर इंडियन स्टेट में है। आपने ये भी सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है वो कल्चरली हमसे अलग है, काफ़ी सारे ट्राइब्स है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल रीजन से उसके, अगर मुझे इस पोर्शन को इंडिया मुझे मान लिया कोई सामान पहुंचाना है इधर, तो जाने का रास्ता इतना सही है, इसको बोलते हैं चिकन स्नैक। मुर्गी की गर्दन देखोगे ना पतली सी होती है, चिकन स्नैक। तो वैसा ही कुछ संकड़ा सा एक रास्ता है, कम डेवलप्ड एरिया है, और क्योंकि ये सारा एक साथ है तो कल्चरली सिमिलर है, इसको बोलते हैं सेवन सिस्टर्स। ध्यान रखना, ये जो है सिक्किम इज नॉट पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर। ये रहा चिकन स्नैक, इतना सा जाने का रास्ता। आप कई बार क्या होता है, अगर मुझे कुछ सामान वगैरह पहुंचाना है तो जाम लग जाता है यहाँ पर, और ये पहाड़ी एरिया है तो जाना ले जाना और ज़्यादा मुश्किल काम है। तो लेस कनेक्टेड विद इंडिया बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट। ये चिकन स्नैक 21-22 किलोमीटर चौड़ा है चिकन स्नैक। तो हमने थोड़ा सा एक जो है यूनियन टेरिटरी को देख लिया है, हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट को कवर किया है। आगे बढ़ रहे हैं और इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम देखते हैं।
पहले वाली क्लास में हमने क्या देखा था कि वर्ल्ड के मैप में भारत जो है कहाँ है, मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी कि ये 0 डिग्री वाली लाइन है, इसके नॉर्थ में इंडिया है। तो मैंने ये बोला था कि ये 0 डिग्री वाली लाइन है, इसके ऊपर 1 डिग्री वाली लाइन, 2 डिग्री वाली लाइन, तो ऑलमोस्ट जो है 8 डिग्री वाली जो लाइन है वो भारत के नीचे वाले पोर्शन को टच करती है। अब ये 8 डिग्री वाली लाइन जो है कहाँ है, इसके ऊपर है, नॉर्थ में है, तो मैं लिखूंगा 8 डिग्री नॉर्थ जो है भारत के नीचे वाले एरिया का एड्रेस है ना। और फिर ये लाइनें बढ़ती जाएगी, यहां पर एक लाइन और जाएगी, वो भी नॉर्थ होगी, किसके नॉर्थ में, इक्वेटर के नॉर्थ में, है ना। तो भारत के सबसे नीचे वाला पॉइंट का एड्रेस क्या है, 8 डिग्री नॉर्थ। भारत के सबसे ऊपर वाले पॉइंट का एड्रेस क्या है, नॉर्थ ही है, 30 डिग्री के आसपास जो है नॉर्थ वाला पॉइंट है ये। अब हम एक और रेखा के बारे में हमने देखा था, है ना, प्राइम मेरिडियन। इस रेखा के इधर, इस रेखा के वेस्ट में और इस रेखा के ईस्ट में, तो भारत कहाँ है, इस वाले लाइन के वेस्ट वाले पोर्शन में। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस गुजरात वाले पॉइंट की, तो ये वेस्ट में है, और इस वाले पॉइंट की बात करूं तो ये भी इस लाइन के कहाँ है, वेस्ट में है। तो मैं भारत के चारों कोनों को पकड़ूं तो मुझे एड्रेस क्या मिलेगा, 8 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री वाली लाइन यहां जा रही है, ये ऊपर वाला पोर्शन। तो आप जो है इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट, ये एग्जैक्ट भारत का पता है। जैसे आपके घर का पता क्या है कि 305/11 बजाज नगर जयपुर, वैसे ही भारत का क्या पता है, भारत का ये पता है कि भारत का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, भारत का नीचे वाला पॉइंट जो है वो इस पॉइंट जो है ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये है 37 डिग्री नॉर्थ, ये वाला जो पोर्शन है वो है 68 डिग्री वेस्ट, और ये वाला पोर्शन है वो है 97 डिग्री वेस्ट। ये इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन है, एग्जैक्ट जो कोऑर्डिनेट है वो। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये नॉर्थ और नॉर्थ इसमें कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि ये इसके 8 डिग्री 4 के नॉर्थ क्यों है, क्योंकि ये जो लाइन है जो इस पॉइंट से जा रही है वो इक्वेटर से 8 डिग्री ऊपर वाली रेखा है। ये रेखा जो यहाँ से जा रही है इंडिया के टॉप पॉइंट को टच कर रही है वो 37 डिग्री वाली रेखा है। और ये वेस्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि इस गोले को मैं अगर यूं काटूं तो ये वेस्ट वाला है, ये ईस्ट वाला है, तो सॉरी यहाँ पर वेस्ट नहीं आएगा, ईस्ट आएगा, ये ईस्ट और ये ईस्ट, माय मिस्टेक। तो क्या है, ये ईस्ट में है, तो कौन सा, 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट। ये इंडिया के अक्षांश और देशांतर है, लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट क्यों आया, तो वो ग्लोब की लोकेशन की वजह से, ग्लोब में इंडिया का जो लोकेशन है उसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं ये रही 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ वाली लाइन जो यूं जा रही है, ये लाइन जा रही है 37 डिग्री वाली, ये लाइन जो जा रही है 68 डिग्री वाली, और ये जा रही है 97 डिग्री 25 मिनट। क्लियर है। अब थोड़ा सा इंडिया की बाउंड्री को देखते हैं। हमने अभी तक क्या क्या देखा, यूनियन टेरिटरी को देख लिया, हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट को देख लिया, इंडिया के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को देख लिया, टोटल लैंड बाउंड्री को देखते हैं। थोड़ा बहुत हमें सबके दिमाग में आता है ना कि ये भारत देश है, तो इसकी जो सीमा है, इसकी लंबाई कितनी है, एक देश के नागरिक होने नाते आपको पता होना चाहिए ना। तो चलो मान लिया देश की जो बाउंड्री है उसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो लैंड बाउंड्री, ये जमीन वाली बाउंड्री, जमीन वाली बाउंड्री क्यों, जो लैंड को टच कर रही है, देखो ये, तो यहाँ पर कौन आ गया, चाइना आ गया या तिब्बत आ गया, तो ये लैंड वाली बाउंड्री आ गई। तो आप यहाँ से चालू करो और ऊपर जा रहा हूं मैं, यहाँ से जाके यहाँ तक घूम के जब मैं यहाँ तक आ रहा हूं तो ये हमारी क्या है, ये वाली लैंड बाउंड्री है। फिर ये पानी आ गया देखो, तो ये कौन सी हो गई, कोस्टल बाउंड्री। तो इंडिया की जो टोटल बाउंड्री वो क्या है, लैंड बाउंड्री प्लस कोस्टल बाउंड्री। तो मैं आपको मैप में ले चल रहा हूं, ये इंडिया की जो है टोटल बाउंड्री को आप देख सकते हैं।
मैं इस पॉइंट से चालू कर रहा हूँ यहाँ से, और मैं घूम के गया यहाँ से जाके मैं यहाँ तक आया। ये इंडिया की लैंड बाउंड्री है। कितनी है ये? 15,200, 15200 किलोमीटर। क्या टोटल लैंड बाउंड्री। फिर इसमें कोस्टल बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री का मतलब मैं इस पॉइंट से चला, यहां से चला और मैं ठेठ गुजरात तक चला गया, तो वो आई कोस्टल बाउंड्री 6100 किलोमीटर। अब एक चीज हमने मिस कर दी भारत के नक्शे में। क्या? खाली भारत का एरिया इतना ही थोड़ी है। ये लक्षद्वीप पे तो हमारा ही है, ये अंडमान निकोबार भी हमारा ही है। तो कोस्टल बाउंड्री में मुझे आइलैंड्स भी जोड़ने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, इंडिया की कोस्टल बाउंड्री में आइलैंड्स भी जोड़ दी, तो मेरा आया 7510.6, है ना। तो अगर मैं भारत के कुल बाउंड्री की बात करूं तो मुझे 1 और 3 को जोड़ना पड़ेगा, है ना। एक कौन सा है? ये एक है, ये वाला। 3 कौन सा है? 3 कौन सा है? ये वाला पोर्शन और ये दोनों आइलैंड, ये और ये। तो 1 और 3 को जोड़ूंगा तो इंडिया की कुल बाउंड्री आ जाएगी 22,716.6 किलोमीटर। थोड़ा सा ध्यान रखना, प्री में फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। टोटल बाउंड्री ऑफ इंडिया इज 22,716.6 किलोमीटर, out of which land boundary of India is 15,200 kilometer. Coastal boundary of India excluding island, coastal boundary of India excluding island is 6100 kilometer. Coastal boundary of India including islands is 7516.6 kilometer, and total boundary of India is 22,716.6 किलोमीटर। तो 3-4 फैक्ट है, थोड़े थोड़े ध्यान रखना है। 15,200 जमीन वाली बाउंड्री, खाली कोस्टल है 6,100। अगर मैं कोस्टल में आइलैंड भी जोड़ूंगा तो आएगा 7516 और टोटल आ जाएगा 22,716, 22,716 किलोमीटर। तो ये इंडिया की बाउंड्री है। प्रीलिम्स के फैक्ट है, थोड़ा ध्यान रखना है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने ये पढ़ा है, सबने छोटी क्लासेस में मैंने पढ़ा है कि भारत की समय रेखा, भारत की मानक समय, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST जिसको बोलते हैं। तो आपने सुना होगा GMT, GMT बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती एक रेखा, जो समय रेखा होती है दुनिया की जो घड़ियां हैं वो GMT के हिसाब से एडजस्ट होती है। तो भारत की जो समय रेखा है वो 82.5 डिग्री ईस्ट वाली रेखा से गुजरती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको ध्यान रखना है कि ये 82.5 डिग्री ईस्ट वाली जो रेखा है वो कौन कौन से राज्यों से होकर जा रही है। तो कौन कौन सा स्टेट है? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये वो स्टेट है जहां से हमारी IST जाती है। IST क्या है? भारत की समय रेखा। इस चीज का मतलब क्या है? देखो, आपने सुना होगा कि जब हम लंच कर रहे होते हैं तो किसी और देश में डिनर हो रहा होता है ना। जब हमारे यहाँ दिन हो रहा होता है तो किसी और देश में रात हो रही होती है। क्यों? धरती एक गोला है और इस गोले में इंडिया का लोकेशन कहीं है, अमेरिका का कहीं है, चाइना का कहीं और है। तो क्या हो रहा है? सूरज उगने का टाइम सब जगह अलग है, रात का टाइम अलग है, दिन का टाइम अलग है। तो दुनिया में क्या किया, एक सिस्टम निकाला। अब जैसे मान लिया अमेरिका वाला, अमेरिकन जो लोग हैं वो अपना टाइम कैसे डिसाइड करें, है ना। तो दुनिया के सारे देशों ने मिलकर एक सिस्टम बनाया जिसमें ये बोला कि हम बीच में एक रेखा खींचते हैं और हम ये मानते हैं कि इस रेखा का टाइम जो है 12 बजे है, ये इसका टाइम 0 है ना। और पूरी दुनिया में उस रेखा को स्टैंडर्ड माना जाएगा और दुनिया के सारे देशों का टाइम जो है उस रेखा के हिसाब से
एडजस्ट किया जाएगा। ये जो रेखा इसका नाम है GMT या ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। भारत की जो समय रेखा है वो कितनी है, 82.5 डिग्री, क्योंकि ये GMT कितनी है 0 डिग्री और भारत की है 82.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, तो ये ध्यान रखना। तो ये रेखा जो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूं। ये GMT है, यहाँ 12 बज रही है, यहाँ 10 बज रही है, यहाँ 8 बज रही है, यहाँ पर 14 बज रही है, तो टाइम अलग अलग है। इस वजह से हमने GMT का सिस्टम बनाया था। आप ये देख सकते हैं ये अलग अलग रेखाएं हैं और भारत की जो समय रेखा है वो ये रही, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लाइन। तो लैटिट्यूड लैंगिट्यूड के बारे में हम वैसे भी अलग से कवर करेंगे डिटेल में, तब मैं आपको उसको और एक्सप्लेन करूंगा GMT वाला सिस्टम को। ये भारत की समय रेखा है, ऑलमोस्ट भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इसका कारण क्या है, देखो ये गुजरात है और ये अरुणाचल प्रदेश है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में जो मॉर्निंग होती है, सूर्योदय होता है, उसमें 2 घंटे का अंतर है। यहाँ जल्दी सूर्योदय हो जाता है, यहाँ लेट होता है, 2 घंटे का अंतर है। तो हमने क्या किया, बीचों बीच एक रेखा खींची जो भारत की समय रेखा है। हमें ध्यान रखना है कि भारत की जो समय रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट है और वो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। याद रखना, प्री के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के फैक्चुअल चीजें आती है प्री में। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यहां पर दोबारा प्रैक्टिस कर लो। देखो यूपी, ये थोड़ा सा पोर्शन एमपी को टच कर रहा है, मध्य प्रदेश ये छत्तीसगढ़ के बीचों बीच से होके जा रही है, उड़ीसा में से होके जा रही है, देखो ये थोड़ा सा पोर्शन चौथा, और लास्ट में जा रही है आंध्र प्रदेश, ये एपी है। 5 राज्यों से प्री में क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है, और एग्जामों में भी आते हैं। भारत की जो समय रेखा है IST जो है इन राज्यों से होके जाती है। चलो, जब हम थोड़ा और पहले कवर कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि भारत कहाँ पर, भारत से कौन सी रेखा जाती है, तो ये देखो कर्क, इक्वेटर तो नहीं जाता, इक्वेटर तो भारत के नीचे है। देखो ये भारत रहा, इक्वेटर यहाँ जा रहा है, क्योंकि भारत का सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा था, 8 डिग्री था, हमने देखा था। 8 डिग्री वाली लाइन जाती है, ये तो 0 डिग्री वाली लाइन है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा है, ये भारत के बीच में से नहीं गुजरती, बहुत दूर है, भारत यहाँ, ये रेखा यहाँ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा जो है भारत के बीच में से जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कौन कौन से स्टेट से होकर जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो उसको देखते हैं। ये स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, क्योंकि RS का एग्जाम है और राजस्थान में से भी होके जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा राज्य है, गुजरात, राजस्थान वाला पोर्शन, मध्य प्रदेश, फिर आप छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के ऑलमोस्ट बीचों बीच से होके जाती है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगेन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से स्टेट है जहां से होके जाती है, त्रिपुरा और मिजोरम से, त्रिपुरा और मिजोरम से होके जाती है नॉर्थ ईस्ट की। बाकी ये स्टेट यहाँ पर है। कुछ MCQs भी लेंगे इसके ऊपर ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो 2 महत्वपूर्ण रेखाएं कौन कौन सी, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली रेखा 82.5 डिग्री वाली रेखा 5 राज्यों से होगी जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाती है, इसको थोड़ा ध्यान रखें। अब एक चीज और बताता हूँ, ये कर्क रेखा वगैरह आपके दिमाग में सर क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो बड़ा बोरिंग चीज है ना। बेसिकली कर्क रेखा कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा वो है जिसपे सूरज सीधा चमकता है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो रेखा है जहां पर गर्मियों में सूरज सीधा चमकता है ना।
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा वो रेखा है जहां पर सर्दियों में सूरज सीधा चमकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये वाला जो एरिया है यहां पर सूरज सीधा चमकता है, यहां से यहां तक, है ना। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लाइन का नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला एरिया इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। इस लाइन के ऊपर वाला एरिया को बोलते हैं टेम्परेट एरिया। अब मायने क्या है? पढ़ क्यों रहे हैं? ज्योग्राफी इतना क्यों देख रहे हैं? इस चीज पर ज्योग्राफी को क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि ये एरिया ज्यादा गर्मी वाला एरिया है। इसके ऊपर वाला जो एरिया है थोड़ी कम गर्मी वाला एरिया है। ये वो एरिया है जहां पर सूरज सीधा चमकता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि भारत में मौसम कैसा है, तो भारत ट्रॉपिकल एरिया में भी आता है, भारत टेम्परेट एरिया में भी आता है। ट्रॉपिकल एरिया कौन सा है? जहां पर सूरज सीधा चमकता है। भारत टेम्परेट एरिया में भी आता है। टेम्परेट एरिया कौन सा है? जहां पर सूरज सीधा नहीं चमकता। तो ये एरिया ज़्यादा गर्म रहेगा, ये थोड़ा कंपैरेटिवली कम गर्म रहेगा। बस इसमें थोड़ी सी ये राजस्थान डेजर्ट एरिया है तो यहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ती है। ट्रॉपिक कैंसर भी यहाँ से होके जा रही है, तो ये बात है, थोड़ा ध्यान रखना। दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं। कौन कौन से स्टेट है? गुजरात, राजस्थान 2 नंबर पे, 3 नंबर पे एमपी, फिर 4 नंबर पे छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, 7 नंबर पे त्रिपुरा, 8 पे मिजोरम, है ना। ये वो स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके जा रही है। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा एक मूड चेंज करते हैं। थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? बताओ। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इजी है, 8 देखे थे अपन ने, बिहार हमें नहीं दिखा था, है ना। झारखंड से गुजरती है, वो देखा था हमने, बिहार से नहीं गुजरती। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। बताओ। एक नाम नहीं था, उड़ीसा नहीं था, वेस्ट बंगाल था, है ना। तो उड़ीसा से होके नहीं गुजरती। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टाइमलाइन पे क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? 5 स्टेट थे जिनसे भारत की समय रेखा गुजर रही थी, कौन सा नहीं है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तमिलनाडु। थोड़ा सोचो। तो एमपी तो था जिससे जा रही थी, छत्तीसगढ़ से जा रही थी, उड़ीसा से जा रही थी, और तमिलनाडु से नहीं जाती, आंध्र प्रदेश से होके जा रही थी। आंध्र प्रदेश से होके जा रही थी, तमिलनाडु का तो नंबर ही नहीं आया था। यहां पर देखो, यहीं से होके गुजर गए तमिलनाडु, तो ये रहा। तो इससे होके नहीं जाती समय रेखा। अब क्योंकि हम भारत को पढ़ रहे हैं, भारत के नक्शे को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो एक जनरली हम सबके दिमाग में आता है ना यार कि भारत का सबसे ऊपर वाला बिंदु कौन सा है, सबसे नीचे वाला बिंदु कौन सा है, सबसे वेस्ट वाला बिंदु कौन सा है, सबसे ईस्ट वाला बिंदु कौन सा है। ये चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। तो एक बार देखते हैं कि नदर्न सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन कौन से हैं इंडिया के। ये भारत का नक्शा है। यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा कोल। ये भारत का सबसे ऊपर वाला बिंदु है। आप ये बोलोगे कि सर भारत का सबसे ऊपर वाला बिंदु तो यहाँ होना चाहिए, है ना, या यहाँ ही कहीं होना चाहिए। ये एरिया एक्चुअली पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया है, और ये वाला जो एरिया है अक्साई चीन वाला एरिया है। पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन वाला एरिया, तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है। तो भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है वो इंदिरा कोल है, सियाचिन ग्लेशियर या काराकोरम में स्थित है। काराकोरम में इंदिरा कोल, यह भारत का सबसे ऊपर वाला बिंदु है। दूसरा, भारत का सबसे नीचे वाला जो बिंदु है कन्याकुमारी।
अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है, आप बोलोगे सर भारत का सबसे नीचे वाला बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार के आइलैंड में है यहाँ पर कहीं, तो कन्याकुमारी क्या है? बेसिकली भारत देश का मतलब क्या है? ये सारी जमीन, और इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड भी आएंगे। जब एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत देश में भारतीय मुख्य भूमि या मेनलैंड इंडिया का लास्ट पॉइंट कौन सा है, तो आपको लिखना है कन्याकुमारी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी लास्ट पॉइंट है। जब एग्जाम में क्वेश्चन है क्या है? मेनलैंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य भूमि, जब भारतीय मुख्य भूमि का लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी। लेकिन जब क्वेश्चन आए इंडिया का, तो इंडिया में क्या आएगा? मेनलैंड तो आएगा ही आएगा, और उसके साथ में आइलैंड्स भी आएंगे। ये हिंदी में पूछे कि संपूर्ण भारत का जो है अंतिम बिंदु कौन सा है, तो वो इंदिरा पॉइंट है, ये रहा, वो यहां पर है, क्योंकि इससे भी नीचे अंडमान निकोबार है और उसका लास्ट पॉइंट जो है थोड़ा इससे नीचे है, तो वो लास्ट पॉइंट है इंडिया का। दो चीजें। फिर भारत का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो एक विलेज का नाम है गुआर मोथी, गुजरात में, ये वाला क्या नाम है? गुआर मोथी विलेज इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। एंड द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज किबिथु विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं। देखो, भारत का सबसे ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कोल। भारत का सबसे मेनलैंड इंडिया का लास्ट पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और पूरे भारत देश का लास्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। चलिए, अच्छी बात है। इधर वाला जो है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो क्या नाम है? एक विलेज, जिसका नाम है गुआर मोती, कच्छ में। और इधर वाला लास्ट पॉइंट कौन सा है? किबिथु विलेज, वो है एपी यानी अरुणाचल प्रदेश में। दीज आर 5 पॉइंट्स जो आपको दिमाग में थोड़ा रखना है। इंदिरा कोल काराकोरम जम्मू कश्मीर में, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, कच्छ वाला जो गुआर मोती गांव है वो गुजरात में है, कच्छ में, किबिथु विलेज जो है अरुणाचल प्रदेश में, और इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार में। दीज आर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंडिया। आप यहां पर देख सकते हैं। एक दो चीजें और थोड़ी ध्यान रखनी है। जो कन्याकुमारी है वो एक डिस्ट्रिक्ट है। कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं जगह की बात करूं कि लास्ट जगह कौन सी है, तो उसका नाम है केप कोमोरिन। तो कन्याकुमारी और केप कोमोरिन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कन्याकुमारी क्या है? डिस्ट्रिक्ट। उस डिस्ट्रिक्ट की लास्ट जगह जो मेनलैंड इंडिया का लास्ट पॉइंट है वो है केप कोमोरिन। फिर जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार में, उसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो अगर पिग्मेलियन पॉइंट आए एग्जाम में तो समझ जाना इंदिरा पॉइंट की ही बात कर रहा है। तो यहां पर अगेन थोड़ा सा ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से। यहां तक हमने कवर कर लिया है। पॉइंट्स भी मैं दिखा देता हूं। ये इंदिरा कोल है, ये इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार में, ये कन्याकुमारी है, और यहां पर जो पॉइंट है वो केप कोमोरिन है, ये गुआर मोती और किबिथु। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कोस्ट की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज दिमाग में आती होगी ना कि यार मैं यहां से चलूं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाऊं तो कितनी दूरी जानी पड़ेगी, और मैं यहां से चलूं गुजरात से और मैं अरुणाचल यहां तक जाऊं तो मुझे कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, है ना? तो नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस और वेस्ट से ईस्ट की जो डिस्टेंस है वो आप यहां पर देख सकते हैं 3214। कश्मीर से कन्याकुमारी है, यहां पर लिख रहा हूं 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ। वेस्ट से ईस्ट में जो है
वो है 2933। इसका मतलब मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा तो थोड़ी ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट जो है 3000 किलोमीटर अगर आप जाओगे तो आप इंडिया को पार कर जाओगे। 3214 किलोमीटर, 2933 जो है वेस्ट से ईस्ट में है। कोस्टल प्लेन जो है हमारे एक वेस्ट में भी है, एक ईस्ट में भी है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो वेस्ट साइड में है उसकी जो वो 1500 किलोमीटर है और 10 से 25 किलोमीटर उसकी मोटाई है। उसको जो कोस्टल प्लेन है उसके अलग अलग नाम हैं। जैसे गुजरात में उसको कच्छ और काठियावाड़ प्लेन बोलते हैं, महाराष्ट्र में इसको कोंकण प्लेन बोलते हैं, कोंकण कोस्ट, कर्नाटका में इसको कन्नड़ कोस्ट बोलते हैं और केरल में उसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं। एक बार आरएएस मेंस में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था कि इंडिया के जो कोस्टल प्लेन है उसको डिस्क्राइब करो, तो आपको ये सारे नाम लिखने थे, इनको डिटेल में एक्सप्लेन करना था। तो उसको मैप पर देखते हैं थोड़ा सा। एक तो जो है ये जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर ऊपर से नीचे, ए से बी, और ये सी से डी वाले जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। दूसरा हमारा जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये वाला, ये पश्चिमी तट है ना, यहां पर मैदान है, ये मैदान है। इसकी जो ऑलमोस्ट जो है 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसके अलग अलग नाम हैं। जो गुजरात में इसको बोलते हैं कच्छ, कच्छ या काठियावाड़ बोलते हैं, है ना। बॉम्बे में इसको बोलते हैं कोंकण, हिंदी में लिख रहा हूं कोंकण। कर्नाटक में इसको बोलते हैं कन्नड़ प्लेन और केरल में इसको बोलते हैं मालाबार। सो द वेस्ट कोस्ट प्लेन ऑफ इंडिया is known by various names. Gujarat portion is known by the name of Kutch and Kathiawar plain. The Maharashtra portion is known by Konkan plain. Karnataka portion is known by Karnataka plain, and the last one, the Kerala portion is known by Malabar. ये मालाबार इंपॉर्टेंट है, कई बार प्री में आ जाता है ये, तो थोड़ा ध्यान रखना। गुजरात, कोंकण एंड मालाबार। तो ये हो गई हमारे वेस्ट वाले प्लेन की बात। अब हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की। तो जैसा इस एरिया में कोस्ट के आसपास प्लेन एरिया है वैसा ही एक प्लेन इधर भी है, यहां तक फैला हुआ मैदान है एक कोस्ट के ऊपर। इसके नाम क्या है? तो इसको याद रखने का एक आसान तरीका है। 3 लेक है, कौन कौन सी? एक तो चिल्का लेक, एक कोलेरू लेक और एक पुलिकट लेक। चिल्का, कोलेरू और पुलिकट लेक। तो चिल्का से लेके कोलेरू और कोलेरू से लेके पुलिकट और पुलिकट से लेके यहां तक तमिलनाडु तक इनके नाम हैं। तो क्या क्या नाम है? उत्कल, आंध्रा और कोरोमंडल। तो यहां पर हमने मार्किंग की थी। इसका नाम है चिलिका से लेके कोलेरू, नाम है उत्कल, ये वाला जो एरिया है। फिर कोलेरू से लेके पुलिकट तक इसका नाम है आंध्रा, आंध्रा कोस्ट, ये आंध्रा कोस्टल प्लेन। और पुलिकट से लेके ये तमिलनाडु कन्याकुमारी तक, इट इज कन्याकुमारी, इसको बोलते हैं कोरोमंडल। तो कुछ इंपॉर्टेंट कोस्टल एरिया है जो थोड़ा ध्यान रखना है। उत्कल, चिलिका, कोलेरू, कोलेरू से पुलिकट के बीच में है आंध्रा, और पुलिकट से लेके कन्याकुमारी तक दैट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान रखना। चलिए कुछ क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया? देखो खूब सारे स्टेट है जो कोस्ट पर है, जैसे गुजरात है, या फिर उसके नीचे आ जाओ महाराष्ट्र हो गया, या कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु वगैरह,
काफ़ी सारे स्टेट है जो कोस्टल स्टेट है। तो सबसे ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात की है या आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु या महाराष्ट्र की? करेक्ट आंसर इज गुजरात। गुजरात की कोस्ट लाइन जो है सबसे लंबी है। इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के कौन से देश के साथ में? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल। तो नक्शे में देखोगे ना तो पहली नजर में आपको दिखेगा यार चीन की सीमा, चाइना की बाउंड्री सबसे लंबी है, लेकिन नहीं, करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। इसका रीजन मैं अगली वाली स्लाइड में बताऊंगा आपको। तो कोस्टल एरिया को हमने कवर कर लिया था। अगर बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें तो हमारी सबसे ज्यादा बाउंड्री लगती है बांग्लादेश के साथ 4096 एक नंबर पे, 2 नंबर पे चाइना है, 3 पे पाकिस्तान है, 4 पे नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये है कंट्री जिनके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं। 7 कंट्रीज हैं और बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा है, फिर चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। इसको हम देखते हैं, देखो ये इंडिया के पड़ोसी देश है। आप बाउंड्री देखोगे ना तो देखो चाइना के साथ बाउंड्री जो है काफ़ी लंबी है, यहाँ से चालू हो गई और ऑलमोस्ट यहाँ तक जा रही है, काफ़ी लंबी है। तो पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है कि यार हमारी सबसे लंबी बाउंड्री चाइना के साथ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ से नेपाल चालू हो गया, तो ये एरिया कौन ले गया? नेपाल। ये बाउंड्री चाइना के साथ नहीं है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बाउंड्री किसके साथ है? नेपाल के साथ। फिर यहाँ पर देखो ये बाउंड्री भूटान के साथ है, ये भूटान ले गया, है ना। तो इतना पोर्शन कम हो गया। तो इफेक्टिव जो बाउंड्री हमारी चाइना के साथ सेकंड नंबर पर है। सबसे लंबी बाउंड्री हमारी बांग्लादेश के साथ 1 नंबर पे। यहाँ पर कम दिख रहा है लेकिन ये आर्बिट्रेरी लाइंस है, ये काफ़ी लंबी बाउंड्री है। तो हाईएस्ट हमारी सबसे लंबी बांग्लादेश, 2 पे चाइना, 3 पे पाकिस्तान, 4 नंबर पे नेपाल, 5 पे भूटान है, सॉरी जो है 1 नंबर पे बांग्लादेश है, फिर चाइना है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, नेपाल के बाद म्यांमार है। दोबारा लिख रहा हूं, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, यहां तक तो हम करेक्ट है। फिर चौथा है नेपाल, फिर है हमारा म्यांमार, म्यांमार के साथ काफी बाउंड्री लग रही है देखो ये, फिर है भूटान और फिर अफगानिस्तान है, छोटी सी बाउंड्री लग रही है अफगानिस्तान के साथ, 7 नंबर अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री जो है इंडिया की इन कंट्रीज के साथ टच हो रही। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इतना ही, फर्स्ट ओरिएंटेशन लेक्चर है हमारा। तो क्लास को लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी जोड़ें। और भी क्लासेस आएगी आपके लिए, आपका नॉलेज एनहांस होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग यथार्थ IAS और RIS की क्लासेस हमारी ज़रूर आप ज्वाइन करें। धन्यवाद।